Hello everyone, welcome to my channel. In this lecture we will discuss about class 12 chapter 1 electrostatic और इस चैप्टर के रिलेटेड एग्जांपल्स फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है और एक्स्ट्रा नीट या फिर जेईई में काम आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स मैं इस वीडियो के साथ लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम ट्राई करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसका मतलब क्या है वो समझने की हम कोशिश करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रो यानी इसका मीनिंग होता है चार्ज और हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स यानी उसका मतलब होता है रेस्ट पे। तो अगर हम टेक्स्ट बुक देखें, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें हम चैप्टर्स देखें तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, राइट, एंड उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले दो चैप्टर है उसमें चार्ज को रेस्ट पर रखा हुआ है, यानी कि हमारा जो चार्ज है वो रेस्ट पर है। फिर दूसरा जो चैप्टर है उसमें चार्ज मोशन में आता है, राइट, इसलिए हम लोग बोलते हैं करंट यानी चार्ज इन मोशन, राइट, और उसके रिलेटेड वो चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर चार्ज रेस्ट पर है, यानी कि ये सपोज मैं बोलूँ कि मेरा पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो इनके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं, वो सारे फोर्सेस और फील्ड की जो स्टडी है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इट इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी the properties, fields and forces related to charges at rest. So ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसको समझते हैं कि इसकी अंडरस्टैंडिंग और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमने हमारी जो स्कूल है उसके कोई साइंस प्रोजेक्ट में भी हमने किया होगा कि सपोज हमारे पास, या फिर हम लोग देखते हैं एक सिंपल एक आप प्लास्टिक की स्केल या फिर मार्कर लीजिए, अपना जो हेयर है ड्राई हेयर उससे उसको रब कीजिए। जनरली ये एक्सपेरिमेंट है वो ड्राई क्लाइमेट में होता है। अगर आपका जो घर है उसका एटमॉस्फेयर एकदम ड्राई है और थोड़ी ठंडी है तो ये आसानी से हो जाएगा। सिंपली जो हमने 8th 9th 10th में भी किया हुआ है कि आप एक सिंपल एक प्लास्टिक की स्केल या मार्कर या पेन लीजिए और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े, पेपर क्लिप्स, फिर उसको हम लोग रब करेंगे। जैसे ही जो मार्कर है या फिर प्लास्टिक की स्केल है उसको हम रब करते हैं तो क्या होता है कि जो पेपर क्लिप्स है वो अट्रैक्ट होते हैं, राइट। बस यही तो हमें सब यहाँ पर स्टडी करना है। तो होता क्या है, तो सपोज कि मेरे पास कोई स्केल या फिर मार्कर या फिर कोई रोड है, तो अगर उस रोड को जब मैं किसी और चीज़ से, सपोज कोई क्लॉथ है, कोई क्लॉथ से अगर कोई कपड़े से मैं उसको रब करता हूँ तो क्या होता है, तो हमें पता है कि जो एटम है उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्जेस है और आसपास है हमारे पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। अगर ये मार्कर में देखूँ तो इसका जो एटम है वो अपनी जगह से कभी हिल नहीं सकता है जब तक हम इसको यहाँ से उखाड़ ना दें, राइट। तो जब भी मैं इसको कोई क्लॉथ से रब करता हूँ तो जो एटम है यानी कि जो न्यूक्लियस है वो अपनी जगह से नहीं हिल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, राइट, दे कैन मूव। तो जब भी मैं इसको रब करता हूँ तो सपोज इसमें से इस पर या इसमें से इस पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ गए। जब भी इलेक्ट्रॉन इसमें आता है तो क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी कोई न्यूट्रल चीज़ पर इसको मैं टच करवाता हूँ तो क्या होता है, जब जस्ट टच नहीं करवाते उसको सिर्फ नज़दीक लाते हैं, तो जब नज़दीक लाते हैं तो इसके अंदर के जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इस नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे और ये ऐसे जैसे पेपर क्लिप्स ऊपर उठते हैं वैसे ये ऊपर उठने लगेगा। और 2-3 एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। एक जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम क्या करेंगे कि सपोज हमें 2 बलून लेना है, तो उस बलून को ऐसे थ्रेड से हमें यहाँ पर लटका देना है। अभी क्या करेंगे, जो एक बलून है उसको हम कोई वुलन या फिर सिल्क होगा तो सबसे अच्छा काम करेगा, तो सिल्क के क्लॉथ से क्या करना है, इसको हम रब करेंगे। जब भी बलून को सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं तो जो इस पे चार्जेस बनता है, जब बलून को हम सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं तो सिल्क पर जो चार्ज बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा और ये रबर है तो इस पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, राइट। अभी इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या करेंगे, ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे और दोनों ऐसे ये पोजीशन में आ जाएंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरा सिल्क का क्लॉथ लाता हूँ और इसको रब करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, हमें ये पता चला कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव ये सब कहाँ से आया, तो पहले के ज़माने में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और दूसरा कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे कोई लेबलिंग नहीं होता है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये हमने डिसाइड किया है। हमने यानी बाय कन्वेंशन, बेंजामिन फ्रैंकलिन है उन्होंने ये हमें कन्वेंशन दिया है। कैसे दिया कि उन्होंने एक एम्बर का रोड लिया और एम्बर का रोड वूल से रब करवाया।
तो उन्होंने ये बोल दिया कि जो चार्ज, मेरे पास थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो चार्ज यानी कि जो तरह की इलेक्ट्रिसिटी वूल पर आती है उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी एम्बर पर आती है उसको हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। वहां से नेगेटिव और पॉजिटिव का कन्वेंशन स्टार्ट हुआ। तो उससे पहले क्या कहा जाता था? तो उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता था, दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती थी। एक होती थी रेजिनियस, एक इलेक्ट्रिसिटी होती थी रेजिनियस इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी होती थी विट्रियस। ये दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी, जिसमें फिर रेजिनियस को कहा गया नेगेटिव, रेजिनियस इलेक्ट्रिसिटी को कहा गया नेगेटिव, यानी जो रेजिन पे आते हैं। हम लोग एक रेजिन लेते हैं, यानी कि एक एम्बर का रोड है, राइट। एम्बर को हमने वूल से या सिल्क से रब करवाया, तो एम्बर पर चार्ज आया नेगेटिव, यानी एम्बर है वो रेजिन है, तो उसको हमने बोल दिया नेगेटिव। नेगेटिव हमने फिर कन्वेंशन में लिया है, उससे पहले उसको रेजिनियस बोला करते थे। और जो चार्ज वूल पे या सिल्क पर आया उसको हमने बोल दिया पॉजिटिव, उसको बोल दिया पॉजिटिव। और फिर तब से स्टार्ट हुआ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या देखा कि जब हम दो बॉडी को एक दूसरे के साथ, यानी जैसे सिल्क का जो क्लॉथ है उसको एम्बर के साथ, इबोनाइट के साथ, या फिर ये जो मार्कर है या फिर स्केल है उसको जब हम हेयर के साथ रब करते हैं तो जो बॉडीज है वो चार्ज हो जाती है। तो कौन सी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन सी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो कैसे हमें पता चलेगा? तो हमें ये लिस्ट को याद रखना है। अगर लिस्ट में जो पहले आता है, लिस्ट में जो पहले आता है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और लिस्ट में जो बाद में आएगा वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। जैसे फर को आप किसी के साथ भी रब करिए वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। अभी हम बात करते हैं सिल्क। अगर सिल्क को हम ग्लास से रब करते हैं तो ग्लास लिस्ट में ऊपर है इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम सिल्क को एम्बर के साथ रब करते हैं तो एम्बर है वो नीचे है, तो सिल्क पर इस टाइम पॉजिटिव आएगा और एम्बर पर नेगेटिव आएगा। तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर लिख लीजिए। तो आपको सिर्फ यही लिस्ट याद रखना है, तो एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। तो गोल्ड लीफ क्यों कहा जाता है? तो जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल होती है एकदम पतली सी, जो हमारा फूड होता है उसको रैप करने के लिए यूज करते हैं, उससे भी पतली हमारे पास गोल्ड की फॉइल होती है जो यहाँ पर लगाई होती है। और वो जो गोल्ड फॉइल है वो एक रोड, ब्रास के रोड से या फिर कोई मेटल रोड से यहाँ पर कनेक्ट की होती है। और ये जो पूरी बॉटल है वो कम्प्लीटली एयर टाइट है, यानी यहाँ से एयर अंदर या बाहर नहीं जा सकती है। अंदर हम जनरली वैक्यूम रखते हैं। और ये काम क्या करता है? सपोज मेरे पास कोई चार्ज रोड है, सपोज कोई चार्ज रोड है, यानी कि उस पर सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा ले लेते हैं। सपोज उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो जब हम ये चार्ज रोड इसको टच करेंगे तो ये मेटल है, तो क्या हो जाएगा? अगर ये पॉजिटिव है तो जब इसको हम टच करेंगे तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके सरफेस पे आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रलिटी एस्टैब्लिश करनी है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस यहाँ से निकल के यहाँ पर आते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं। सो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकलते हैं? गोल्ड लीफ में से निकलते हैं, यहाँ से। यानी कि जो चार्ज है वो इसमें से इसमें, ये रोड में से ये प्लेट में, और ये गोल्ड लीफ में से रोड में चले जाते हैं। यानी कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ये रोड में हो गया। तो जब भी चार्ज का ट्रांसफर हो गया यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तो यहाँ पर दोनों पर इक्वल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। क्यों? दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। अभी दोनों पे सेम चार्ज आ गया, दोनों पे सेम चार्ज आ गया, तो क्या करेंगे? दोनों जैसे नॉर्मल कंडीशन में दोनों ऐसे होते थे, राइट, यानी किसी चीज पे ऐसे लटके हुए, राइट। अभी क्या किया? जब भी चार्ज आया, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उनका जो ओरिएंटेशन है वो ऐसा हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे। तो इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं? फर्स्ट कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और क्या प्रूव कर सकते हैं? कि ये अगर कोई बॉडी है, चार्ज है, अनचार्ज है, हमें टेस्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको टच करेंगे। अगर यहाँ पर रिपल्शन आता है तो पता चल जाएगा कि ये जो बॉडी है वो चार्ज है या अनचार्ज है। और दो चार्ज है उसके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स हमें फाइंड करना है, फिर भी हमें ये काम आएगा। वो कैसे काम आएगा? तो उसके रिलेटेड हमें एक दो न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब हम स्केल या फिर कोई प्लास्टिक की पेन या स्केल को रब करते हैं तो पेपर क्लिप्स अट्रैक्ट होती है। अगर मैं उसकी जगह कोई मेटल का रोड या फिर मेटल की स्केल यूज करूँ तो नहीं चलेगा। हमें तो ऐसा सिखाया गया है कि मेटल है या फिर जो मेटल की स्केल है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर हम लोग प्लास्टिक की रोड या फिर प्लास्टिक की स्केल से क्यों चार्ज, जो पेपर क्लिप्स है, उसको अट्रैक्ट करवाते हैं?
क्यों हम लोग मेटल की स्केल यूज़ नहीं करते हैं, क्यों हम मेटल का रोड यूज़ नहीं करते हैं? इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेर इज नॉन मेटल्स या फिर जो प्लास्टिक है वो जनरली होते हैं इंसुलेटर्स, मीन्स दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम स्केल को या फिर प्लास्टिक को जब हम रब करते हैं अपने हेयर से, तो क्या होता है कि अगर सपोज मैं ऐसा मान लूँ कि मेरे जो हेयर है, हेयर में से कुछ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गया और इसका जो नेगेटिव चार्ज था वो हेयर में चला गया। अभी क्या है, यहाँ पर चार्ज रुका हुआ है क्योंकि ये इंसुलेटर है, इसलिए यहाँ पर चार्ज रुक जाता है, वो कंडक्ट होके ऐसे फ्लो नहीं होता है। पर जब हम मेटल को रब करते हैं तो मेटल के अंदर कंटिन्यूसली चार्ज का फ्लो होता है। हम जब रब करते हैं तो मेटल कंटिन्यूसली चार्ज डिस्चार्ज होता है। यानी क्योंकि अगर यहाँ पर सपोज मेटल में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज खींच लेगा, तो यहाँ पर फिर से न्यूट्रल हो गया, अभी यहाँ पर पॉजिटिव हो गया तो वो हमारे बॉडी में से नेगेटिव चार्ज ले लेगा, तो हमारी बॉडी नेगेटिव हो गई। हमारी जो बॉडी है वो अर्थ के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो ये जो है कंप्लीटली न्यूट्रल ही रहेगा। जो मेटल का रोड है वो चार्ज नहीं हो सकता। क्यों चार्ज नहीं हो सकता? बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज है वो एक जगह पर स्टे कर ही नहीं सकता। मेटल्स में सरफेस पे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, राइट। आप जैसे ही चार्ज को रख दो चार्ज फ्लो हो जाएगा, एक जगह स्टॉप नहीं करेगा, रेस्ट नहीं करेगा। लेकिन नॉन मेटल है, प्लास्टिक है, उस पर जो चार्ज है वो वहां पर ही, जिस पोजीशन पर आपने लगाया है उसी पोजीशन पर वो रेस्ट करेगा, वो मूव नहीं करेगा। जैसे ही हम किसी अनचार्ज या चार्ज बॉडी के पास उस स्केल को या फिर रबर के रोड को, एम्बर के रोड को लेके जाएंगे, यानी नॉन मेटल के रोड को लेके जाएंगे, तभी वो दो बॉडी के बीच इंटरेक्शन होगा। तब तक वो जो चार्ज है वो अपनी पोजीशन पर ऐसे ही रहेगा। तो ये 3 मेथड है चार्जिंग की। उसमें सबसे पहले है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, राइट। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है? एकदम सिंपल है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो अब तक हम बात कर रहे थे कि जैसे मैंने हेयर से रब किया तो हेयर और मार्कर या फिर स्केल के साथ दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन के टाइम पर क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे हम चौक से लिखते हैं तो चौक में से कैसे डस्ट गिरता है, वैसे ही जब हम चार्ज को, जब स्केल को या फिर मार्कर को हेयर से या फिर सिल्क से, वूल से रब करते हैं तो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है दोनों के बीच। फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है, एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो जिसमें से निकलते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और जिस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। अब हम बात करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में टच करते हैं, यहाँ पर हम रब करते हैं, रबिंग, राइट। और यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट को सिर्फ टच करते हैं। यानी कि सपोज मेरे पास एक जो रोड है उस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है और मैं उस रोड को किसी और रोड से या स्फीयर से टच करवाता हूँ, तो क्या होता है, ये जो रोड पर चार्ज है वो चार्ज थोड़ा सा उस स्फीयर में भी चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो चार्ज है वो एक रोड से दूसरे या फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में बाय टच करने से ट्रांसफर हुआ, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अभी जो तीसरी मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन में नो टच, ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए हमें टच नहीं करना है, राइट। सो टच करे बिना ही हम इसको चार्ज करेंगे। सपोज मेरे पास एक ऐसा स्फीयर है, ओके, और उस स्फीयर को मैंने कहां पर कनेक्ट किया हुआ है? एक इंसुलेटेड स्टैंड पर लगाया हुआ है। एक इंसुलेटेड स्टैंड पर उस स्फीयर को मैंने लगाया हुआ है। अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर हम देखें तो स्फीयर पर नेट चार्ज 0 है, यानी कि उस पर जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। सपोज मैं कुछ नेगेटिवली चार्ज रोड इसके नजदीक लाता हूँ, सपोज मैं एक नेगेटिवली चार्ज रोड इसके नज़दीक लाता हूँ, तो जब मैं नेगेटिवली चार्ज रोड नज़दीक लाता हूँ तो क्या होता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो बाउंडेड है, वो तो मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकते हैं। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे रिपेल करेंगे और रिपेल करके कुछ एक्स एक साइड जमा हो जाएंगे। तो सपोज यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के इस साइड आ गए, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? तो हम लोग बोलते हैं सपोज 4 इलेक्ट्रॉन निकल के इस साइड, क्योंकि रिपल्शन के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड मूव कर गए। अभी क्या होगा, हम देखें तो ये जो इतना पार्ट है वो न्यूट्रल हो गया, ये वाला, और ये वाला जो पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये वाला, राइट। लेकिन अभी भी ये जो सिस्टम है वो न्यूट्रल है, अभी हमने इसको चार्ज नहीं किया हुआ है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट है स्फीयर का उसको हम लोग ग्राउंड करते हैं। किसी भी चीज को हम ग्राउंड करते हैं तो वो न्यूट्रल होने की ट्राई करता है, यानी कि अगर उसके पास एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा,
अगर उसके पास एक्सेस नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज को अर्थ में मूव होने देगा। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पर हमने जब इसको टच किया तो ये रीजन में एक्सेस नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज है वो अर्थ में फ्लो होके चला जाएगा। तो यहाँ से जो चार्ज है वो अर्थ में फ्लो होके चला गया। अभी हमने क्या किया, दोनों एक साथ रिमूव किया। क्या, एक हमने इस रोड को रिमूव कर दिया और अर्थिंग को, दोनों को एक साथ हमने रिमूव कर दिया। तो जब हमने अर्थिंग को रिमूव कर दिया तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन तो चले गए थे, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ पॉजिटिव जो चार्जेस थे वो तो अपनी जगह पर ही थे, जो इलेक्ट्रॉन जो थे 4 इलेक्ट्रॉन वैसे फ्लो होके चले गए थे। अभी हमने यहाँ से जो रोड को हटा दिया और यहाँ से अर्थिंग को हटा दिया। अभी हमने क्या देखा कि ये जो रोड है ये जो स्फीयर है उस पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर स्फीयर को टच किए बिना हमने उसको चार्ज किया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि मास अगर मैं बोलूँ 1 kg तो आप समझ जाएंगे, उसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। लेकिन चार्ज में तो ऐसा नहीं है, हमें नेगेटिव पॉजिटिव भी बोलना पड़ता है। तो स्केलर क्वांटिटी को और एक तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जो क्वांटिटी को हमें एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने में हम सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स को यूज करते हैं, वो क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे मास, अगर 3 स्टूडेंट है, एक का मास 50 है, एक का मास 60 है और दूसरे का 40 है, तो हम लोग बोलेंगे जो टोटल मास इज 140 kg। सिमिलरली अगर चार्ज को हमें ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज कोई एक चार्ज है +3 कूलम, फिर दूसरा जो चार्ज है -2 कूलम, तीसरा जो चार्ज है +5 कूलम, तो हम इस चार्ज को हमें एडिशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल एडिशन या फिर सिंपल सब्ट्रैक्शन से इसका टोटल मैग्नीट्यूड हम निकाल पाएंगे। तो ये हो गया 5 + 3 8 - 2 यानी 6 कूलम। लेकिन अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स को हमें डिस्क्राइब करना है तो पहले तो हमें डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, या फिर अगर हम वेलोसिटी की बात करें, जैसे आपने 11th में किया है रेन एंड अ मेन प्रॉब्लम, राइट, कि सपोज रेन ऐसे गिरता है और विंड का डायरेक्शन ये है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले रेन की वेलोसिटी का ऐसा वेक्टर बनाते हैं, फिर विंड है उसकी वेलोसिटी का वेक्टर बनाते हैं और फिर हम उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, राइट। तो अगर जो क्वांटिटी है जिसका एडिशन करने के लिए हमें वेक्टर्स मेथड या फिर वेक्टर्स एडिशन रूल यूज करने पड़ते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चार्ज का एडिशन करने के लिए हमें वेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो चार्ज है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि हम लोग उसको सिंपल एडिशन कर सकते हैं, उसी को हम लोग एडिटिविटी बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उस पर तो मैं पूरा एक घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप तो बोलेंगे सर हमने ऐसे रबिंग किया तो क्या हुआ, तो एक में पॉजिटिव आया दूसरे में नेगेटिव आया, हमने चार्ज क्रिएट किया। लेकिन अगर आप पूरे सिस्टम का देखें तो ओवरऑल जो चार्ज है वो तो न्यूट्रल है। तो इस स्टेटमेंट को मैं कैसे करेक्ट करूंगा, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। जो पूरी आइसोलेटेड सिस्टम है उसका जो टोटल चार्ज होगा वो ऑलवेज कंजर्व, यानी जितना है उतना ही रहेगा। जीरो है तो जीरो रहेगा, कुछ उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो वो उतना ही रहेगा। आप उसमें से कोई चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते या फिर आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया तो उसके सामने एक नेगेटिव चार्ज बनेगा। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड NaCl, अगर आप उसमें से सोडियम को निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा Na+, तो जब यहाँ पर प्लस क्रिएट हुआ तो यहाँ पर -B क्रिएट हुआ। तो जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। फिर हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटिटी फिक्स करना, उसका अमाउंट फिक्स करना, राइट, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ये सिंपल वर्ड्स में है। क्वांटाइजेशन क्या होता है कि जैसे अगर आप कुछ मार्केट में कुछ लेना चाहते हैं, सपोज वो सिर्फ पैकेट्स में ही मिलता है। जैसे मैं बोलूँ कि एक पानी की बोतल, तो वो एक फिक्स पैकेट में मिलेगी, या तो 500 ml या तो 1 लीटर, राइट। आप नहीं बोल पाएंगे कि नहीं हमें 110 ml चाहिए या फिर हमें 200 ml चाहिए। वो एक फिक्स पैकेट्स में मिलता है। पानी की जो बोतल है वो सिर्फ एक फिक्स पैकेट्स में मिलती है। वैसे ही चार्ज है, अगर जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की मैं बात करूँ तो वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, बराबर। अब अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेता हूँ तो कितना चार्ज होगा 2 × E। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की अब हम बात नहीं करेंगे। सो 2 × E = 2 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यानी ये हो गया 3.2 × 10⁻⁹ कूलम।
अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो कितना चार्ज हो जाएगा 3e। सो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम देखें तो हर बार जो चार्ज की क्वांटिटी है वो कितनी बढ़ती जा रही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जो चार्ज है वो एक फिक्स अमाउंट में इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो चार्ज है वो हमें ऑलवेज फिक्स पैकेट्स में मिलेगा, फिक्स नंबर में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी आधा नहीं मिलता है। हम बोले कि नहीं हमें सिर्फ 1.5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप देखो यहाँ पर या तो हमें पूरा 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या तो पूरे 2 मिलेंगे, या तो पूरे 3 मिलेंगे। हम नहीं कह सकते कि हमारे पास यहाँ पे हम देखें तो 3.2 और 4.8 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, राइट। तो अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज मुझे 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज चाहिए, मीन्स आपको इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पड़ेगा तभी आपको इतना चार्ज मिलेगा। वो तो पॉसिबल नहीं है, या तो इलेक्ट्रॉन पूरा 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है। वैसे ही n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके टोटल चार्ज बनाते हैं Q। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चार्ज है वो E, यानी कि ये टर्म का इंटीग्रल मल्टीपल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिर्फ इंटीजर्स ही आएंगे, कोई भी फ्रैक्शन यहां पर नहीं आएगा। तो ये जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है, चार्ज है वो सिर्फ फिक्स पैकेट्स में ही एग्जिस्ट करता है। और उस पैकेट्स की फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, Q इज टू NE। तो कोई भी पैकेट है वो पैकेट में कितने चार्ज होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, राइट। आपको कहीं भी जो इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे, यानी कि जो चार्ज है वो आपको ओनली सिर्फ E के इंटीग्रल मल्टीपल में ही मिलेगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप चेक करिए कि मैं आपको एक चार्ज देता हूं, सपोज 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर हम और कोई अच्छा सा नंबर ले लेते, सपोज 9.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डज इट फॉलो क्वांटाइजेशन लॉ? क्या ये चार्ज एग्जिस्ट है? तो हम चेक करेंगे, हमने क्या देखा, Q इज इक्वल्स टू NE। हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शन में आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेवर एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर। सो n इज इक्वल्स टू Q बाई E। n को सब्जेक्ट करना है, Q कितना दिया है, ये हमारा Q हो गया। सो 9.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाई 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सो ये तो कट हो जाएगा, लेकिन ये देखते हैं 9.8 डिवाइड बाई 1.6, ये हो गया 6.125 इंटू 10⁻, ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.125। या तो आपको इलेक्ट्रॉन 6 मिलेंगे या तो 7 मिलेंगे, आपको इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हैं, राइट। तो यानी कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं करता है। लेकिन सपोज मैं यहाँ पर कुछ और एक नंबर लिख देता हूँ, यानी कि 10⁻⁻19 की जगह 10⁻12 लिख देता हूँ। अभी हम चेक करते हैं क्या ये एग्जिस्ट करता है ऐसा चार्ज। तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 10⁻12 इंटू 10⁻19। ये 10⁻19 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻12 प्लस 19, यानी 19 माइनस 12 करो तो हमें मिलेगा 7। सो n इज इक्वल्स टू 6.125 इंटू 10⁻7, सो इज इक्वल्स टू 6125, यानी 3 डिजिट यहाँ से निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये इंटीजर है, देखो मैंने इसको यहाँ से जीरोस निकाल के मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये देखो ये इंटीजर नंबर है, यहाँ पर कोई फ्रैक्शन नहीं है। मीन्स ये जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटीजर में है, फ्रैक्शन में नहीं है। हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। सिंपल, ट्रांसफरेबल यानी जब हमने रब किया था तो क्या हुआ था, एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है, यानी कि सपोज एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन गए, सपोज एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन गए, तो क्या वो बॉडी का जो मास है, सपोज ये बॉडी, इसका जो मास है m2 है, इसका जो मास है m1 है, तो क्या इन दोनों के मास में कोई चेंज होगा? देखो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.111 इंटू 10⁻31 kg। जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये जो बॉडी है उसका इतना जो मास है वो बढ़ जाएगा, और ये जो बॉडी है उसका मास कम हो जाएगा। यानी कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है तो उसके साथ मास भी ट्रांसफर होता है। बट जब मास ट्रांसफर होता है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट चार्ज इज ट्रांसफरिंग। जैसे कि यहां से एक न्यूट्रल पैकेट में
उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ, तो जितना पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ उतना ही नेगेटिव, क्योंकि न्यूट्रल है, यानी कि चार्ज का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन मास का ट्रांसफर हुआ, इसका मास बढ़ गया। तो मास का जब ट्रांसफर होता है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट चार्ज इज ट्रांसफरिंग, बट जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तो मास का ट्रांसफर होता है। ओके, अभी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि जब हम रेडियो की बात करते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव ओवन होता है, राइट, और भी कहीं सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब जब ये इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज है वो ऑसिलेट करता है, और वो जो फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो प्रोड्यूस होती है। अब वो कैसे होती है वो हम ऑप्टिक्स के पार्ट में डिस्कस करेंगे। Now let's discuss example 1.2 from the textbook। और ये जो एग्जाम्पल है उसके बाद इसके रिलेटेड और सारे और कहीं सारे न्यूमेरिकल्स है, 2-3 न्यूमेरिकल्स तो मेरे पास अभी है, तो उस न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड भी मैं वीडियो बना के इसके साथ इसकी डिस्क्रिप्शन में अटैच करने वाला हूँ। तो जैसे ही ये लेक्चर खत्म होता है आपको वो वीडियोस भी देख के उसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने हैं। तो क्या कहा गया है कि हमारे पास 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, यानी कि सपोज यहाँ पर एक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, एक सेकेंड में यहां से यहां, राइट। तो यहां पर 1 कूलम्ब चार्ज जमा होने में कितना टाइम लगेगा? यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज जाता है। कितना चार्ज जाता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। यहाँ पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? सो इट इज 10⁹ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय द अनदर स्फीयर इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड में कितना एक्वायर किया? सो 10⁹ इलेक्ट्रॉन हर एक सेकेंड पर यहाँ आते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके आता है? इतना, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आते हैं। सो 1.6 × 10⁻⁻19 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻10 कूलम पर सेकेंड, इतना चार्ज ये एक्वायर करेगा। हमें चाहिए टोटल चार्ज 1 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज एक्वायर करने में इसको कितना टाइम लगेगा? सो 1 कूलम चार्ज, या फिर हम लोग लिखते हैं इन 1 सेकेंड में ये एक्वायर करता है 1.6 × 10⁻10 कूलम। तो कितनी सेकेंड में ये जो है 1 कूलम चार्ज एक्वायर करेगा? सिंपली क्या करना है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 1 सेकेंड × 1 कूलम डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻10 कूलम। सो कूलम का जो आंसर आएगा वो होगा 1/1.6, क्या होता है 1 डिवाइड बाय 1.6, सो 0.625 × 10⁻10, ये माइनस है ऊपर चला गया तो प्लस हो गया, यानी कि इसको लगेंगे 6.25। मैं यहाँ से एक पॉइंट निकाल लेता हूँ, तो इसको जो टाइम लगेगा कितना लगेगा? 6.25 × 10⁹ सेकेंड, 6.25 × 10⁹ सेकेंड टू एक्वायर 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज एक्वायर करने में इसको इतनी सारी सेकेंड लगेगी, लेकिन ये सेकेंड्स में समझ में नहीं आता है, हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो एक साल में कितने सेकेंड्स आते हैं? एक साल में कितने सेकेंड्स आते हैं? तो एक साल में 365.25 डेज हम एवरेज लेते हैं, राइट, इनटू एक साल, एक दिन में 24 आवर्स और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स, बस उसको डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 365.25 इंटू 24 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड्स, मीन्स ये जो आंसर मिलेगा वो हमें ईयर्स में मिलेगा। आप इसको सॉल्व करिए, आपको मिलेगा अप्रॉक्स 198 पॉइंट समथिंग ईयर्स। 198 ईयर्स यानी हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है अप्रॉक्स 200 ईयर्स, यानी कि अगर हर सेकेंड हम 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स इस पर थ्रो करें, ये वाले स्फीयर जो दूसरा मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, तो 1 कूलम चार्ज एक्वायर करने में इसको 200 साल लग जाएंगे, यानी 1 कूलम चार्ज है वो बहुत ही बड़ा यूनिट है। अभी यहाँ स्क्रीन पर 2-3 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, वो जो क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता या कुछ दिक्कत आती है, आपको आंसर देखना है, तो ये जो लेक्चर है उसके बाद ये जो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैं वो जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन की लिंक डालने वाला हूँ।